Welcome back. Now let's revise registration chapter. So, every person who is liable to register or has taken voluntary registration will get a GST identification number. GST identification number is a 15-digit PAN based alphanumeric code. First 2 digits represent state code, next 10 digit represent PAN, 13 digit is number of registrations in that state. When you take first one you get 1 within that state, then second one 2, 14th is Z, and last 15th is system generated, which could be an alphabet or a number. You take registration for your place of business. Now there are 2 places of business. पहला प्लेस ऑफ बिजनेस होता है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस. प्रिंसिपल प्लेस इज द प्लेस रिपोर्टेड एज प्रिंसिपल वाइल टेकिंग रजिस्ट्रेशन, और बाकी सब प्लेसेस विद इन द सेम रजिस्ट्रेशन आर कॉल्ड एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस. हर स्टेट के लिए अलग रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी. सर क्या हम लोग एक स्टेट में 2 रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, 3 रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? हाँ, दैट इज ऑप्शनल. बट जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन लोगे उतने ज़्यादा रिटर्न्स फाइल करने पड़ेंगे. सो नॉर्मली वी टेक स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन. अ प्लेस ऑफ बिजनेस इज अ प्लेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज कैरीड ऑन and includes a godown, warehouse where goods or services are received or goods are stored. Then a place where books of accounts are kept, and a premise of an agent from where taxable person is making supply. That is also considered as place of business. पर टैक्सेबल पर्सन जब प्रिंसिपल अपने नाम पे बिल कर रहा है तब वो उसका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा. अगर एजेंट अपने नाम पे बिल कर रहा है शेड्यूल 1 एजेंट, तब वो एजेंट का प्रीमाइस हो जाएगा. फिर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं. सेक्शन 22 विच डील्स विद पर्सन्स liable to register, 24 which deals with compulsory registration, and 23 which deals with persons not liable to register. अब ये 3 सेक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं. सर इससे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोविजन कौन सा है? सबसे स्ट्रॉन्ग है 23, क्योंकि अगर आप 23 में कवर हो जाते देन यू आर नॉट लायबल टू रजिस्टर. फिर आता है 24 विच इज कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, एंड 22 इज द वीकेस्ट पर्सन लायबल टू रजिस्टर. अब यहाँ कौन कौन लिखे हुए हैं? अब लेट्स सी. सेक्शन 22, द फर्स्ट पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्टर इज अ पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर या फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स स्पेसिफाइड लिमिट्स. और वो स्पेसिफाइड लिमिट्स हमने स्टार्टिंग में देखा था. फॉर गुड्स 10, 20, 40, फॉर गुड्स प्लस सर्विस और ओनली सर्विस 10 and 20 लाख. फिर अ पर्सन हु वाज रजिस्टर्ड अंडर द अर्लियर लॉ. देन देयर इज ट्रांसफरी इन सक्सेशन, and lastly transferee in amalgamation, merger, demerger etc. ये लोग को रजिस्ट्रेशन लेना 22 में नेसेसरी. ओके, देन बात करते हैं 24 का, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन. इन केसेस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा इवन इफ योर टर्नओवर इज not exceeding the registration limit. पहला है if you are making interstate taxable supply of goods. मैं सिर्फ taxable supply of goods लिख रहा हूँ क्योंकि सर्विसेज के लिए एक एक्सक्लूजन है. 23 में नोटिफिकेशन आया था कि सर्विसेज अगर आप इंटरस्टेट करोगे तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेने का ज़रूरत नहीं है. बट इंटरस्टेट गुड सप्लाई कर रहे हो, टैक्सेबल गुड सप्लाई कर रहे हो, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन. सेकेंड, person liable to pay under RCM. If you are a person liable to pay under RCM, तब आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा. और 23 में
पहला एंट्री है एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। अगर आप एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बट एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्टेड गुड्स करना है। या पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज कवर्ड अंडर आरसीएम, यहाँ भी एक्सक्लूसिवली है। अब ये दोनों एंट्री ध्यान से देखो, यहाँ हम सप्लायर का बात कर रहे हैं या रेसिपिएंट का? हम यहाँ सप्लायर का बात कर रहे हैं। अगर आपको आरसीएम में, सॉरी, हम यहाँ बात कर रहे हैं रेसिपिएंट का। अगर आपको आरसीएम में पे करना है, आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी। और यहाँ किसका बात कर रहे हैं? सप्लायर का। अगर आप वो चीज़ सप्लाई कर रहे हो जहाँ सामने वाला पूरा टैक्स भरेगा, तो सामने वाले को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, मेरे को रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देन द थर्ड पॉइंट हियर इज e-commerce operator who is liable to pay tax under 9(5). Fourth point, supplying goods or services through e-commerce operator where TCS is to be collected by e-commerce operator। अब अगर आप ऑनलाइन बेच रहे हो और इको का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो TCS कलेक्ट करे, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी। अब गवर्नमेंट ने ये लिख तो दिया, पर गवर्नमेंट का एक एम था कि ऑनलाइन लोग बेच पाए, छोटे छोटे गुड्स वाले भी ऑनलाइन बेच सके, छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर्स भी ऑनलाइन बेच सके विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ गवर्नमेंट ने लिखा, इफ़ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर देन अप टू 10 लाख 20 लाख नो नीड टू रजिस्टर। तो 23 में रिलीफ दे दिया। यहाँ सर्विसेज लिखा हुआ है, पर सर्विसेज अगर अप टू 10 लाख 20 लाख ही रहा, तब आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। फिर गुड्स वालों के लिए भी एक प्रोविज़न आया, गुड्स थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर वेयर दी preceding financial year and current financial year turnover does not exceed registration limit। डिफरेंस देखना लैंग्वेज में, यहाँ preceding और current year है, यहाँ खाली current year है। गुड्स में दो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, करंट ईयर में भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए रजिस्ट्रेशन लिमिट से, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए रजिस्ट्रेशन लिमिट से, तब आप बेच सकते हो। अब ये ना नया पॉइंट था, तो नए पॉइंट में गवर्नमेंट ने बहुत सारे कंडीशन लेके आए कि दे शुड हैव अ पैन, ही शुड टेक अ एनरोलमेंट नंबर ऑन दी जीएसटी पोर्टल। जीएसटी नंबर नहीं चाहिए, पर एनरोल करके रखना पड़ेगा कि मैं अप टू रजिस्ट्रेशन लिमिट मेरा लास्ट ईयर और करंट ईयर टर्नओवर था। फिर एड्रेस वगैरह दोगे। फिर कैनॉट बी इन मोर देन वन स्टेट, सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू इको। और फिर इको विल नॉट अलाउ until and unless they have enrollment number, only if enrollment number is there। and lastly interstate not allowed, गुड्स वाले इंटरस्टेट नहीं कर सकते। ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई होंगे तब यू आर नॉट लायबल टू रजिस्टर। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सर, तो यू विल बी लायबल टू रजिस्टर। फिर यहाँ आता है CTP NRTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, दोनों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। देयर आफ्टर यू हैव एजेंट। कौन सा एजेंट सर? शेड्यूल 1 वाला एजेंट। सो इफ़ यू आर अ शेड्यूल 1 एजेंट, देन इन दैट केस यू हैव टू मैंडेटरली टेक रजिस्ट्रेशन, बिकॉज आपको अपने कस्टमर को चार्ज करना है। यू विल बी एबल टू चार्ज योर कस्टमर ओनली व्हेन यू आर रजिस्टर्ड। बिना रजिस्ट्रेशन के लिए आप कैसे करोगे? फिर TDS TCS, ये आपके सिलेबस में है, अलग से एक चैप्टर है। OIDAR एंड IST, ये दो टॉपिक आप पढ़ते हो CA फाइनल पे। ओके, फिर यहाँ एक पॉइंट है हैंडीक्राफ्ट गुड्स। अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स सप्लाई करते हो, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, कौन से नोटिफाइड है वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स इंटर स्टेट भी करते हो तो चलेगा, बट
ओनली अप टू 10 लाख 20 लाख। 10 लाख 20 लाख पार हो गया तो फिर आपको सेक्शन 23 नहीं बचा पाएगा, और 23 नहीं बचाएगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और लास्टली एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट खाली इंडिविजुअल या एचयूएफ को मिलता है, बाकी और किसी को ये बेनिफिट नहीं मिलता है। सो एग्रीकल्चरिस्ट ऑल्सो एंजॉयज अ रिलीफ अंडर सेक्शन 23। सो दीज आर दी पर्सन्स हु आर नॉट लायबल टू रजिस्टर। अब इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोविजन कौन सा है? 23। इफ यू आर कवर्ड अंडर 23 नॉट लायबल टू रजिस्टर। अब 23 में ध्यान दो, ये बिना किसी लिमिट के एग्जेम्प्ट है, ये बिना किसी लिमिट के एग्जेम्प्ट है, ये बिना किसी लिमिट के एग्जेम्प्ट है, पर बाकी 3 पॉइंट जो हैं वहाँ लिमिट्स है। अगर वो टर्नओवर लिमिट आपका क्रॉस हो गया तो आपको 23 नहीं बचा पाएगा। सो बी केयरफुल अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और गुड्स रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एज अ केस स्टडी, तो आपको ये सारे कंडीशंस याद रखना मैंडेटरी है, यू डोंट हैव अ चॉइस। अब सर अगर मेरा एक ब्रांच 10 लाख स्टेट में, एक ब्रांच 40 लाख स्टेट में, तो कौन सा लिमिट अप्लाई होगा? द लिमिट विच विल अप्लाई विल बी लोएस्ट लिमिट फ्रॉम अमंग्स दो स्टेट्स फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। अगर आप हर जगह से टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो मणिपुर में एक ब्रांच है तो 10 लाख, aggregate turnover 10 lakh, because aggregate turnover is calculated on a all India basis for all the branches under a single PAN, और उसमें taxable supply, exempt supply, interstate, export सब include होता है। GST and inward supply under RCM include नहीं होता है। उसके बाद अगर आप पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, ब्रिक्स एंड टाइल्स ये सप्लाई कर रहे हो तो आपको 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा, 10 लाख या 20 लाख का ही लिमिट मिलेगा। ये गुड्स है तो भी आपको 40 लाख का लिमिट नहीं मिलेगा। पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, ब्रिक्स एंड टाइल्स। क्या मिसिंग है? एरेटेड वाटर। कॉम्पोजिशन में 5 है, एरेटेड वाटर भी कवर्ड है, यहाँ एरेटेड वाटर नहीं है। सो बी केयरफुल। वहाँ मैन्युफैक्चरर बोलता है, यहाँ अ पर्सन सप्लाइंग बोलता है, तो यहाँ मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, ट्रेडर भी हो सकता है। अगर आप गुड सप्लाई कर रहे हो और उसके साथ थोड़ा इंटरेस्ट कमा रहे हो तो भी आपको 40 लाख का लिमिट मिल जाएगा। पर अगर आप गुड्स या सर्विस करते हैं तब तो मैक्सिमम 20 लाख का ही लिमिट रहता, और अगर गुड्स, सर्विस और इंटरेस्ट है तो भी 20 लाख ही मैक्सिमम रहेगा। तो बेनिफिट किसको दिया है? अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स and earning interest will be treated as exclusively supplying goods and he will be eligible for 40 lakh limit. Plus जब भी चाहे कोई स्टेट it can request GST काउंसिल कि हम लोग का लिमिट इंक्रीज कर दो। जैसे 10 लाख वाले बोल सकते हैं 20 कर दो, 20 वाले बोल सकते हैं 40 कर दो। बस उसके बियॉन्ड जैसे दूसरे स्टेट को अप्लीकेबल है उससे ज़्यादा का रिक्वेस्ट नहीं हो सकता है, और डिक्रीज का रिक्वेस्ट भी नहीं दे सकते। दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन इन दी लॉ वेरी क्लियरली। सो दिस वाज अबाउट 22, 23, 24। अब 25 डील्स विथ रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर। पहले तो ये याद रखिएगा, आपको अप्लाई करना पड़ता है फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन यू आर लायबल। अगर आप विद इन 30 डेज अप्लाई कर देते हो तो इफेक्टिव डेट आपका क्या होगा रजिस्ट्रेशन का? डेट व्हेन यू आर लायबल टू रजिस्टर। इफ यू अप्लाई आफ्टर 30 डेज then effective date will be date of grant of registration, और voluntary registration ले रहे हो तो वैसे भी date of grant of registration। SEZ यूनिट और डेवलपर को हमेशा अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है इवन इफ दे हैव अ रजिस्ट्रेशन इन दी सेम स्टेट, बिकॉज जीरो रेटेड सप्लाई का बेनिफिट मिलता है उनको। UN और एम्बेसी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेते हैं, उनको रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बुलाया जाता है, वो UIN सिर्फ इसीलिए लेते हैं सो दैट दे कैन क्लेम अ रिफंड ऑफ टैक्स पेड ऑन देयर परचेसेस। देन वी स्पीक अबाउट सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन। ऑफिसर के पास एक स्पेशल पावर है, ही कैन ग्रांट सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन टू एनी पर्सन हु वाज लायबल टू रजिस्टर बट उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। देन इन दैट केस ऐसे टेम्पररी रजिस्ट्रेशन दे सकता है। 90 डेज के अंदर सारे डॉक्यूमेंट सामने वाले को सबमिट करना है टू द डिपार्टमेंट।
ओके फिर प्रोसीजर कैसे वर्क करता है. पार्ट ए फिल करना पड़ता है आपको, वहाँ पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी फिल करते हो. एंड पैन इज़ फ्रॉम CBDT डेटाबेस वेरीफाई होता है, और जो पैन में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दिया हुआ है वही यहाँ आ जाता है, सो दैट पीपल आर नॉट चीटिंग गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारे फेक रजिस्ट्रेशन लोगों ने लिए थे. फिर 2 OTP आता है, you enter those OTPs and then you move to part B. पार्ट बी, यहाँ आपको मिलता है TRN. दिस इज टेम्पररी रेफरेंस नंबर, नॉट रजिस्ट्रेशन नंबर, टेम्पररी रेफरेंस नंबर. नेक्स्ट टाइम लॉग इन करने के लिए ये काम आता है. फिर पार्ट बी में आप स्पेसिफाइड डिटेल्स भरते हैं. वो स्पेसिफाइड डिटेल्स तो आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे नेम, एड्रेस, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब डिटेल्स आपको देना पड़ता है. फिर इट इज़ फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर, और यहाँ इससे पहले आपको एक ऑप्शन मिलता है वेदर यू वांट टू ऑथेंटिकेट आधार. इफ़ यू वांट टू ऑथेंटिकेट आधार, तो यू क्लिक ऑन आई वांट टू ऑथेंटिकेट आधार, एंड वंस यू ऑथेंटिकेट आधार पे क्लिक करोगे, आपको एक लिंक मिलेगा. यू एंटर द आधार नंबर and enter the OTP which you have received on mobile. आधार is authenticated. नहीं भी ऑथेंटिकेट करोगे तो एक प्रॉब्लम होता है, which I will discuss in a while. फिर once it is forwarded to proper officer, if he is satisfied he will grant registration. If he is not satisfied then he will issue a show cause notice, and show cause notice issue करेगा. आप रिप्लाई करेंगे विद इन 7 वर्किंग डेज, और फिर वापस if he is satisfied he will grant the registration. If he is not satisfied then he will reject the application. अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ एक बार ऑफिसर के पास जब जा चुका है, if officer does not take action within 7 working days, then deemed registration. But ये 7 working days is replaced by 30 days if you fail to authenticate आधार. अब बताओ, आधार ऑथेंटिकेट करोगे जल्दी रजिस्ट्रेशन के लिए? हाँ, if you fail to authenticate आधार, then in that case 7 working days is replaced by 30 days. Yeah, you apply for Aadhaar authentication but do not complete it within 15 days. Yeah, if the proper officer deems it as a fit case to do physical verification of the premise before grant of registration, जहाँ proper officer या GST officer को लगता है कि physical verification करके आना चाहिए, या biometric, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए बुलाया जाता है, और बेस्ड ऑन रिस्क पैरामीटर्स एंड डेटा एनालिसिस विच इज़ आइडेंटिफाइड बाय कॉमन पोर्टल. तो ये सब चीज़ में 7 वर्किंग डेज गेट्स रिप्लेस्ड बाय 30 डेज. अब ये जो बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन है ना, दिस इज़ अ न्यू वन वेर यू विल हैव टू गो टू अ फैसिलिटेशन सेंटर. दिस इज एप्लीकेबल फॉर 3 स्टेट्स, गुजरात, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, फॉर September exams, where biometric Aadhaar authentication will have to be done. Only then the application is said to be complete. This is a new point. अब इसमें भी when basically आपने ये आधार ऑथेंटिकेशन कर दिया है, फिर अगर सिस्टम को लगता है बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड रिस्क पैरामीटर्स की रिस्की केस है, then again they will replace it by 7 working days with 30 days. Identified based on risk parameters and data analysis by common portal.
तो कॉमन पोर्टल को लगेगा तभी 30 डेज होगा. एंड बायोमेट्रिक ओनली 3 स्टेट्स एज ऑफ नाउ. देन यहाँ भी एक बार आपने रिप्लाई किया, देन 7 वर्किंग डेज में अगर कोई ऑप्शन नहीं लिया है देन डीम्ड रजिस्ट्रेशन. पर यहाँ का 30 डेज से रिप्लेस नहीं होता है बिकॉज ओनली द फर्स्ट वन गेट्स रिप्लेस्ड बाय 30 डेज. देन आफ्टर दिस यू हैव सेक्शन 26 डीम्ड रजिस्ट्रेशन. अगर आपने CGST एक्ट में रजिस्ट्रेशन लिया है इट इज़ डीम्ड टू बी रजिस्ट्रेशन अंडर SGST एक्ट. फिर आता है सेक्शन 27 CTP एंड NRTP, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन. अब से सपोज आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ इन अहमदाबाद, मिस्टर ए. अब वो अहमदाबाद में बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, वो बैंगलोर में भी सेटअप करना चाहता है अपना ब्रांच. नाउ व्हेन ही वांट्स टू सेटअप अ ब्रांच इन बैंगलोर ना, अभी नया ब्रांच खोलेगा तो बहुत खर्चा आता है. सो व्हाट ही डज इज he sets up a stall in a college in Bangalore. Now when he is setting up a stall in a college in Bangalore, whether he should take registration in Karnataka? The answer is yes, क्योंकि यहाँ ये लोकल सेल करेगा तो लोकल सेल करने के लिए इसको चार्ज करना पड़ेगा C+S. If he has to charge C+S, he'll have to take registration in Karnataka. But sir, stall में कॉलेज में थोड़े रजिस्ट्रेशन ले सकता है एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग क्या है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज अ पर्सन हु ओकेजनली कैरीज ऑन ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज in a state where he does not have a fixed place of business in the course or furtherance of business. So अगर उस स्टेट में इसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है तो वो CTP का रजिस्ट्रेशन ले सकता है. अगर यही अहमदाबाद के जगह US में रहता और US में आके कुछ दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है तो हम उसको बोलते हैं NRTP. तो यू कैन टेक रजिस्ट्रेशन फॉर 5 days, 10 days, 15 days. अच्छा प्रोविजन है, बट ऑल गुड प्रोविजन कम्स विथ कंडीशन. पहला कंडीशन, यू हैव टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. सेकेंड, यू हैव टू डिपॉजिट अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल बेस्ड ऑन एस्टिमेट इन ई-कैश लेडजर. पहले ई-कैश लेडजर में डिपॉजिट करना पड़ेगा कि मुझे लगता है कि इतना बेचूंगा मैं, इतना ई-कैश लेडजर का लायबिलिटी आएगा. अब क्वेश्चन ये है कि ई-कैश लेडजर में कितना डिपॉजिट करना है, ग्रॉस लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी. CBIC हैज क्लैरिफाइड नेट लायबिलिटी. जब तक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा ही कैन नॉट कमेंस बिजनेस. वैलिडिटी क्या है सर? वैलिडिटी इस रजिस्ट्रेशन का है 90 days और डेज मेंशन्ड इन एप्लीकेशन whichever is lower. तो आप कम दिनों के लिए भी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो. एंड एक्सटेंशन मिलता है सर? हाँ, एक एक्सटेंशन मिल सकता है नॉट एक्सीडिंग 90 days ऑन पेमेंट ऑफ एडिशनल डिपॉजिट इन ई-कैश लेडजर. क्योंकि अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो थोड़ा गवर्नमेंट को भी एक्स्ट्रा डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा, तभी ये एक्सटेंशन आपको मिलेगा. देन सर इसके बियॉन्ड कर सकते हैं क्या एक्सटेंड? नहीं. CBIC हैज क्लैरिफाइड दैट इवन इन केस ऑफ लॉन्ग रनिंग एग्जीबिशन इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 180 days. और NRTP के पास पैन नहीं होगा तो ही कैन टेक रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन पासपोर्ट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर इन हिज कंट्री. बेस्ड ऑन दैट रजिस्ट्रेशन विल बी गिवन. अब आपने CTP या NRTP कहाँ देखा है? देखिए, पहले आपने CTP या NRTP देखा था सेक्शन 10 में. कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलता है सर, नहीं. फिर सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है ये लोग को. फिर देखा था ब्लॉक क्रेडिट ITC में NRTP को ITC नहीं मिलता है एक्सेप्ट गुड्स इम्पोर्टेड बाय हिम. एंड GTA में RCM में स्पेसिफाइड पर्सन में आपने देखा था CTP. ये सिर्फ NRTP के लिए है, ये सिर्फ CTP के लिए है. बाकी 2 पॉइंट इज बोथ फॉर CTP एज वेल एज NRTP. ठीक है. देन वी स्पीक अबाउट सेक्शन 28 अमेंडमेंट.
देखिए अमेंडमेंट ना, चेंजेस तो बिजनेस में होते रहते हैं, तो जब भी चेंजेस होते हैं क्या आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना जरूरी है? जी हाँ, जो भी चेंजेस होंगे आपको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना जरूरी है। अब अमेंडमेंट ना दो तरह के, कोर एरिया, नॉन कोर एरिया। क्योंकि नॉन कोर एरिया में ना आपको कुछ नहीं करना है। मतलब सर, नॉन कोर एरिया में आप बस अप्लाई कीजिए और चेंज हो जाएगा। कोर एरिया में आप अप्लाई कीजिए, फिर फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है तो वो अप्रूव करेगा, नहीं सेटिस्फाइड है तो नोटिस इशू करेगा, नोटिस इशू करने के बाद रिप्लाई विद इन 7 वर्किंग डेज, फिर सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, और वहाँ भी डीम्ड अप्रूवल है। फर्स्ट लेग में 15 वर्किंग डेज, सेकेंड लेग में 7 वर्किंग डेज, इफ नो एक्शन टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर, डीम्ड अप्रूवल। पर नॉन कोर एरिया में तो डायरेक्ट। अब कोर एरिया कौन कौन से सर? पहला, नेम, एड्रेस of principal place or additional place, and addition/deletion of partner, director, कर्ता, ट्रस्टी एक्सेट्रा। ये 3 कोर एरिया है जहां यू विल हैव टू गो थ्रू द एक्सरसाइज। बाकी सब ऑल अदर एरियाज विल बी कंसिडर्ड एज नॉन कोर एरियाज, डायरेक्ट अप्रूवल। सर चेंज इन पैन हो गया तो देखो, चेंज इन पैन हो गया तो यू विल हैव टू अप्लाई फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन एंड कैंसल द ओल्ड रजिस्ट्रेशन। देन वी हैव सेक्शन 29. सेक्शन 29 डील्स विथ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब देखिए, पहले हम लोग देखेंगे व्हाट आर दी सर्कमस्टेंसेस वेयर कैंसलेशन कैन हैपन। सर्कमस्टेंसेस लॉ में 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक, application by registered person, where registered person himself is saying that I want to go away, government please cancel my registration. और दूसरा है suo moto cancellation by proper officer, where government does not want you to be. गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं नहीं बस तुम चले जाओ। अब क्या क्या सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं? एप्लीकेशन बाय रजिस्टर्ड पर्सन, when can you apply for cancellation? पहला point when you can apply for cancellation is discontinuance of business. अगर आप अपना बिजनेस बंद कर रहे हो then you can apply for cancellation. Change in constitution of business, मतलब पार्टनरशिप फर्म से कंपनी बन रहा है, कंपनी से पार्टनरशिप फर्म बन रहा है, और a person no longer liable to register under section 22 or 24. No longer liable to register under section 22 or 24, मतलब पहले मैं इंटरस्टेट सप्लाई करता था अब बंद कर दिया हूँ। या टेकन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन बट ऑप्ट्स आउट, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया पर अब मैं तंग आ गया हूँ गवर्नमेंट से, आई वॉन्ट टू गो अवे। अब सोच के देखो ये सब में प्रोसीजर कैसे वर्क करेगा। पहले आप अप्लाई करोगे, फिर अगर ऑफिसर सेटिस्फाइड है तो कोई बात नहीं, अगर नॉट सेटिस्फाइड है ही विल सेंड अ शो कॉज नोटिस, फिर शो कॉज नोटिस भेजेगा तो आप रिप्लाई करोगे, फिर वापस सेटिस्फाइड या नॉट सेटिस्फाइड, ऐसे प्रोसीजर वर्क होगा। और ऑफिसर को 30 डेज में ऑर्डर पास करना है फ्रॉम दी डेट ऑफ एप्लीकेशन। रिप्लाई के लिए सेम 7 वर्किंग डेज। सर अगर ऑफिसर 30 डेज में नहीं करता है तो डीम्ड कैंसलेशन मिलेगा क्या? नहीं, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड कैंसलेशन इन द एंटायर जीएसटी लॉ। देन suo moto cancellation by proper officer, basically there can be 4 cases where officer can suo moto apply for or say for cancellation. First case is various contraventions, बहुत सारे contraventions लिखे हुए। पहला is supplying goods or services without invoice. wow, goods or services बेच रहे हो without invoice, then in that case officer can cancel it. Then carrying business from a place other than registered place, carrying business from a place other than registered place, carrying business from a place other than registered place,
Then again, you can apply for cancellation. I mean, the officer will cancel the registration. Then section 16 violated. If any conditions are violated, then in that case, again, it will lead to cancellation. Section 16 is the time for taking ITC. If any conditions are violated and a person has taken fake ITC, then also his registration will stand cancelled. Then mismatch between GSTR 1 and 3B. So if there is a mismatch between 1 and 3B, again officer can cancel the registration. ये cheating भी होता है. I will show you this again in returns chapter where 1 में ज़्यादा turnover दिखा दिया पर tax 3B से pay करते हो, 3B में कम दिखा दिया. It can lead to cancellation. Then रूल 86B violated जो हम लोग रिटर्न्स पेमेंट चैप्टर में देखेंगे, वेयर यू हैव नॉट पेड 1% विच इज रिक्वायर्ड टू बी पेड एज पर GST लॉ. एंड there can be bank details not submitted. Say suppose a person does not submit the bank details within the time limit. Bank details submit करना पड़ता है within 30 days from grant of registration or date of filing GSTR 1 whichever is earlier. तो अगर आपने इस टाइम पे बैंक डिटेल सबमिट नहीं किया है, again registration will be cancelled by proper officer. Then you have taken voluntary registration but not commenced business for 6 months. If you take voluntary registration but you have not commenced business for 6 months, again officer can cancel the registration. Or not filed returns for 6 months and QRMP वो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट के लिए इट इज 2 quarters and composition scheme not filed return beyond 3 months from due date. Not filed return beyond 3 months from due date. तो ड्यू डेट होने के 3 महीने बाद तक भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए वो टाइम लिमिट अप्लाई होता है. एंड लास्टली a person who has taken registration by fraud, willful misstatement or suppression of facts. अब सोच के देखो how will the procedure work in all this. First you will get a notice. कौन notice issue करेगा? Proper officer. Then you will reply. Now if he is satisfied you with your reply, then he will not cancel because यहाँ वो चाहता है कि cancel करे. If he is not satisfied with your reply, then he will cancel the registration. पर अब ये सब में तो टाइम लगेगा, प्रोसेस में तो टाइम लगता है. जैसे यहाँ भी अप्लाई से कैंसलेशन तक टाइम लगेगा, यहाँ भी शो कॉज नोटिस से कैंसलेशन तक टाइम लगेगा. अब ड्यूरिंग दिस पीरियड आर यू रिक्वायर्ड टू फाइल GST रिटर्न्स एंड कैन यू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम कस्टमर? The answer to this lies in suspension rule 21A. During this period, our registration is suspended. जब हम लोग अप्लाई करते हैं ना तब registration is suspended from the date of application or date from where cancellation is sought, whichever is later. जब मैंने अप्लाई किया या जब से मुझे कैंसलेशन चाहिए विच एवर इज लेटर. पर अगर ऑफिसर कैंसल कर रहा है तो सस्पेंशन विल बी फ्रॉम द डेट डिटरमाइंड बाय प्रॉपर ऑफिसर. वो कोई भी डेट फिक्स कर सकता है. वहां से माय रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी वैलिड, इट विल बी सस्पेंडेड. अब इफ ही फाइंड सिग्निफिकेंट मिसमैच देन ऑल्सो ही कैन suspend the registration without giving an opportunity to be heard. But suspend कर देगा बिना opportunity के, but cancellation करने से पहले he will give 30 days time to reply and 30 days time में भी अगर हमने reply नहीं किया तब in that case he will cancel the registration. अब
दो ऐसे केस है जहां सस्पेंशन का डीम्ड रिवोकेशन हो जाता है, मतलब सस्पेंशन हट जाता है। पहला केस है अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल किया उसके कारण सस्पेंड हुआ है, तो जैसे ही सस्पेंशन का नोटिस मिला ना, अगर आप रिटर्न फाइल कर देते हो बिफोर कैंसलेशन, देन सस्पेंशन इज डीम्ड टू बी रिवोक। दूसरा बैंक डिटेल्स वाला पॉइंट, बैंक डिटेल्स आपने नहीं दिया तो सस्पेंड हो गया। अब जैसे ही आप बैंक डिटेल्स दे देते हो ना, डीम्ड रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। दीज आर टू स्पेशल पॉइंट्स। और सस्पेंशन का इफेक्ट क्या होता है? यू कैनॉट मेक टैक्सेबल सप्लाई, and second important point is you are not required to file any GST return during suspension. सर कैंसलेशन में कुछ गवर्नमेंट को देना पड़ता है कि हाँ रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन बन रहा है तो यू विल हैव टू रिवर्स ITC। कितना ITC रिवर्स करना पड़ेगा? इनपुट्स पे फुल ITC अवेल्ड और टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू विच एवर इज हायर, and capital goods पे proportionate to remaining life और tax on transaction value whichever is higher। सर ये सब रिवर्सल करने के बाद अगर कुछ बैलेंस बच जाता है ई क्रेडिट लेडजर में तो उसका क्या होगा? एनी बैलेंस आफ्टर ऑल दिस लाइंग इन ई क्रेडिट लेडजर विल लैप्स। ई कैश का तो फिर भी रिफंड मिलता है, बट ई क्रेडिट में कुछ बैलेंस बच गया तो इट विल लैप्स। एंड ये पॉइंट तो है ही कि अगर CGST एक्ट में कैंसलेशन हो गया है तो SGST एक्ट में भी कैंसलेशन हो गया है। कैंसलेशन का ये मतलब नहीं है कि आपके ऊपर आगे कोई लाइबिलिटी नहीं आ सकती है। अगर किसी ने टैक्स एविजन किया है, गवर्नमेंट कैन इशू और डिपार्टमेंट कैन इशू नोटिस इवन आफ्टर अ पर्सन्स रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कैंसल्ड। क्लियर? ठीक है। अब एक पॉइंट आता है सेक्शन 30 लास्ट, रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन। नाउ रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन, व्हाट्स द मीनिंग? से सपोज आपका रजिस्ट्रेशन सुओ मोटो कैंसिल हो गया है तो आपको और एक मौका मिलता है टू रिवोक योर कैंसलेशन। अब यहाँ टाइम लिमिट इज you get good time limit for revoke। so 180 days का एक्सटेंशन मिल जाता है। द नॉर्मल टाइम लिमिट इज 90 days के अंदर आपको अप्लाई करना है एंड 180 days का एक्सटेंशन मिल जाता है। सो टोटल टाइम लिमिट फॉर अप्लाइंग फॉर रिवोकेशन इज 270 days। 90 प्लस 180 days के लिए अप्रूवल लेना पड़ता है फ्रॉम एडिशनल एंड कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर। देन द बेसिक लॉ विथ रिगार्ड टू रिवोकेशन इज आपको रजिस्ट्रेशन वापस मिल जाएगा, बट दिस अप्लाइज ओनली फॉर सुओ मोटो केसेस, नॉट इन एनी अदर केस। आपने जब अप्लाई किया और कैंसिल हो गया ना, दैट टाइम यू कैन नॉट अप्लाई फॉर रिवोकेशन। आप अप्लाई करेंगे, फिर ऑफिसर इफ ही इज सेटिस्फाइड देन ही विल रिवोक, इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड ही विल इशू अ शो कॉज नोटिस, then you will reply within 7 working days. If he is satisfied then he will revoke it, if he is not satisfied he will reject it। उसको ऑर्डर पास करने के लिए 30 days मिलता है। there is no concept of deemed revocation। प्लस रिमेंबर वन थिंग, अगर 6 months का आपने रिटर्न फाइल नहीं किया और आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो you cannot apply for revocation until and unless you have filed all the returns due for the period before the effective date of cancellation। वो सारे रिटर्न फाइल करने के बाद ही रिवोकेशन के लिए अप्लाई करना, उससे पहले रिवोकेशन के लिए प्लीज अप्लाई मत करना। और एक बार रिवोकेशन मिल जाएगा ना तो बाकी के जितने भी पेंडिंग रिटर्न है आफ्टर इफेक्टिव डेट यू हैव टू फाइल विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन when you get that order from the proper officer। This was about registration। Let me quickly take you through कि हमने क्या क्या देखा। पहले हमने देखा who is liable to register and क्या मिलता है उसको। he gets a GST number which is a 15-digit PAN based number। you have to take registration for your place of business।
There are 3 sections which basically deal with this. Section 22, 4 persons are liable to register. 24, compulsory registration for these persons. 23, persons which are not liable to register. 23 is the strongest. और ये भी हमने देखा कि अगर ज़्यादा लिमिट्स अप्लाई हो रहे हैं तो लोएस्ट लिमिट विल बी कंसिडर्ड फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज. देन पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम, ब्रिक्स एंड टाइल्स के लिए 40 लाख नहीं मिलेगा. गुड्स प्लस इंटरेस्ट के लिए 40 लाख मिल जाएगा. 25 का प्रोसीजर देखा. एंड देन 27 CTP एंड NRTP 5 डेज पहले अप्लाई करना पड़ेगा, डिपॉजिट करना पड़ेगा अमाउंट. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो बिजनेस शुरू नहीं कर सकते. वैलिडिटी 90 days, एक्सटेंशन 90 days, एंड वैलिडिटी 90 days और डेज मेंशन्ड इन एप्लीकेशन whichever is lower. 28 3 कोर एरिया, नेम, एड्रेस, एडिशन और डिलीशन ऑफ पार्टनर्स, डायरेक्टर्स. 29 इतने सारे सर्कमस्टेंसेस देखे जहाँ आप अप्लाई करते हो. डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, नो लॉन्गर लायबल टू रजिस्ट्रेशन, और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया बट ऑप्ट्स आउट. सुओ मोटो कैंसलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर, कॉन्ट्रावेंशंस होते गए. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया बट बिजनेस शुरू नहीं किया. नॉट फाइल्ड रिटर्न्स फॉर 6 months, टेकन रजिस्ट्रेशन बाय फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स. सस्पेंशन, कैनॉट मेक टैक्सेबल सप्लाईज एंड नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल रिटर्न्स. अगर आप खुद अप्लाई करते हो तो सस्पेंशन इज इफेक्टिव फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन और डेट फ्रॉम विच कैंसलेशन इज सॉट, विच एवर इज लेटर. सुओ मोटो, डेट डिटरमाइंड बाय प्रॉपर ऑफिसर. RP URP हो जाओगे मतलब कैंसलेशन होगा, यू विल हैव टू रिवर्स ITC. एंड सेक्शन 30 यू कैन अप्लाई फॉर रिवोकेशन विद इन 90 days प्लस एन एक्सटेंशन ऑफ एडिशनल 180 days. He has to pass an order within 30 days. Okay.